Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में सेल के विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल विभवांतर के बारे में पढ़ा, तो उस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट्स थे। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। साथ में वीडियो के अंत में हम कुछ नया भी पढ़ेंगे, जिनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, पर शुरुआत में जो समझने वाला पॉइंट है उनको आपको कॉपी पे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखना है क्या नहीं वो आगे भी आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट जो बच्चों को प्रॉब्लम थी वो था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है F/Q। और कल हमने पढ़ा सेल का विद्युत वाहक बल, इसको भी हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई बराबर W/Q। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और कौन सा विद्युत वाहक बल है। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला E बराबर F/Q और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी तो हम मात्रक से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका न्यूटन प्रति कूलम मात्रक दे रखा है, अतः ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह अगर हम सेल के विद्युत वाहक बल की बात करें तो E बराबर W/Q, इसका मात्रक होता है वोल्ट, क्योंकि ये भी एक प्रकार के विभवांतर का ही स्वरूप है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो इसका भी मात्रक वोल्ट। अगर इसकी विमा पूछी जाए तो जो विमा आपकी वैद्युत विभव की होगी वही विमा आपकी विद्युत वाहक बल की भी होगी। दूसरा कन्फ्यूज़न बच्चों के मन में है, वो नाम पढ़ते हैं इसका तो विद्युत वाहक बल, उनको लग रहा है कि ये एक प्रकार का बल होगा और एग्ज़ाम में भी यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। आपका 1 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, लिखा होगा क्वेश्चन विद्युत वाहक बल का मात्रक है। सबसे पहला ऑप्शन होगा आपका न्यूटन और बच्चे न्यूटन को ही टिक कर देंगे, यानी न्यूटन को ही आंसर वो लिख देंगे। अब क्योंकि वो पढ़ते हैं बल और बल का मात्रक न्यूटन, तो आपको याद रखना है विद्युत वाहक बल जो है ये एक बल नहीं है, ये विभवांतर का स्वरूप है और इसका मात्रक आपका वोल्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम तीनों चीज़ें, सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और आपका टर्मिनल विभवांतर, तीनों चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपका ये जो डॉटेड बॉक्स दे रखा गया है ये आपका सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को प्रदर्शित कर रहा है ये डॉटेड बॉक्स, जिसका विद्युत वाहक बल लिखा गया है आपका कैपिटल ई, और जो आपका आर दे रखा गया है ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है। देखिए सेल के अंदर है दोनों चीज़ें। साथ में अगर हम बात करें आपका और क्या क्या दे रखा गया है, तो यहाँ पर आपके 2 टर्मिनल दे रखे गए हैं, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। बीच में ये जो सर्किल में आपका वी लिखा हुआ है ये वोल्ट मीटर को प्रदर्शित करता है और वोल्ट मीटर का उपयोग हम विभवांतर नापने में करते हैं। ये चिन्ह भी याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये चिन्ह बन के आता है और आपसे पूछता है चिन्ह किसका होगा। तो अगर गोला बना के बीच में वी है तो वो वोल्ट मीटर है, और अगर हम नीचे देखें यहाँ पे गोला बना के बीच में लिखा है ए, ये अमीटर है। अमीटर का उपयोग हम विद्युत धारा नापने में करते हैं। इसी तरह आगे आप गैल्वानोमीटर भी देखेंगे एक। अभी यहाँ पर देखते हैं एक सर्किट में के लगा हुआ है। के का मतलब होता है कुंजी, यानी ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है, और ये आपका लगा हुआ है बीच में प्रतिरोध आर। ये इतना डायग्राम जो हमको समझना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि अगर हम किसी परिपथ में कोई आवेश प्रवाहित करते हैं, क्योंकि आवेश प्रवाहित करेंगे, आवेश प्रवाह की दर ही क्या बनेगी, विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह कौन करेगा, वो करेगा आपका सेल।
जब सेल आपका आवेश प्रवाह करता है तो आवेश प्रवाह करने में किया गया कार्य भी कौन करेगा? आपका सेल करेगा। तो जो आपका विद्युत वाहक बल होता है किसी परिपथ का, वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो एग्जाम में जहाँ भी विद्युत वाहक बल होगा वो सेल के लिए ही होगा। यानी अगर आपका दे रखा गया है कि कहीं पे आपको ई में कन्फ्यूज़न है और उस क्वेश्चन में सेल की बात कर रहा है, तो आपका ई जो है वो विद्युत वाहक बल को ही प्रदर्शित कर रहा होगा, क्योंकि सेल का ही विद्युत वाहक बल होता है। यानी अगर सेल मिल गया आपको लिखा हुआ, साथ में ई आपको मिल गया, तो ई का मतलब वहाँ पर विद्युत वाहक बल ही होगा, ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे यहाँ पर देखिए ई दे रखा गया है, सेल के रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड बॉक्स से। जब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो ई है आपका, ये आपका विद्युत वाहक बल होगा। क्लियर? साथ में अगर हम देखें यहाँ पर सेल के अंदर जो आपका प्रतिरोध लगता है उसको कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध। ये आपका बाह्य प्रतिरोध है आर। दो टर्मिनल हैं ए और बी। इन टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर है उसको कहा जाता है टर्मिनल विभवांतर। अब ध्यान रखिएगा टर्मिनल कहीं भी हो सकते हैं, यानी अगर हम ए को यहाँ लिख दें, बी को यहाँ लिख दें, तो ये भी आपके टर्मिनल बने। अगर हम ए को यहाँ लिख दें, बी को यहाँ लिख दें, तो ये भी आपके टर्मिनल बने। तो टर्मिनल को देखने का बस इतना सिस्टम होता है कि जो भी उपकरण है, उपकरण कौन कौन से, जैसे आपका प्रतिरोध हो गया, अमीटर हो गया, ये आपके टर्मिनल के अंदर ही लगे होते हैं। जैसे देखिए टर्मिनल है ए बी, ये टर्मिनल आपका ए बी दे रखा है, इनके अंदर ही देखिए अमीटर लगा हुआ है और प्रतिरोध लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे भी टर्मिनल मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं और यहाँ पर भी मान सकते हैं। पर अगर मैं कह दूं कि ए आपका यहाँ आ गया, बी आपका यहाँ आ गया, तो ये बात आपके लिए हो जाएगी गलत। तो ये टर्मिनल का सिस्टम होता है। और टर्मिनल विभवांतर भी सेल के कारण ही होता है, क्योंकि आवेश की गति सेल ही कराएगा, इसीलिए ये भी विभवांतर सेल के कारण ही है। ये भी आपको फिगर बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। आगे चलते हैं और कुछ कंफ्यूजन है उसको क्लियर करते हैं। अगला कंफ्यूजन है प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में। तो जैसा कि आपको बताया गया, प्रतिरोध जो होता है वो किसी चालक में होता है। जैसे हम चालक तार की बात करें तो वहाँ पर प्रतिरोध लगेगा, पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो सेल के अंदर काम करता है। और सेल के अंदर क्या होता है आपका? विद्युत अपघट्य। अब जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो किसी चालक तार, मान लीजिए कोई तार है उसमें धारा प्रवाह कर रहे हैं, और तार में जब धारा प्रवाह कर रहे हैं तो जो चालक है वो धारा प्रवाह का विरोध करेगा, और उसी विरोध को हम लोग कह देते हैं प्रतिरोध। जबकि आंतरिक प्रतिरोध में जो है, जो विद्युत अपघट्य है आपका सेल के अंदर, वो धारा प्रवाह का विरोध करता है और उसको कहा जाता है आपका आंतरिक प्रतिरोध। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो R बराबर होता है आपका रो L बाई ए, और स्मॉल r बराबर होता है आपका सी एल बाई ए। यहाँ पर रो आपका नियतांक है और यहाँ पर सी आपका नियतांक है। बाकी बचा एल बाई ए ऊपर भी, एल बाई ए नीचे भी। जो ऊपर एल है वो चालक तार की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है प्रतिरोध में, और जो ए है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो आंतरिक प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका एल है ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, वो कितनी दूरी पर है। जितनी ज़्यादा दूरी पे होंगे प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उतनी ज़्यादा दूर आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको चलना पड़ेगा, किसमें? विद्युत अपघट्य में।
जितना ज़्यादा विद्युत अपघट्य में चलेंगे उतना ज़्यादा विद्युत अपघट्य उन पर अवरोध लगाएगा, इसलिए प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो ये यहाँ पर है विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रोड डूबे, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। साथ में इस वाले में बहुत कन्फ्यूज़न था बच्चों को, कह रहे थे कि सर जी पहला वाला जो आपका पोर्शन है इसको हमने कैसे मान लिया कि एल के प्रोपोर्शनल है और ए के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक कॉमन सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। आपको एक घर में बल्ब का कनेक्शन करना है। आपने पहली बार क्या किया, एक छोटा सा तार लिया, 1 मीटर का तार लिया और होल्डर में लगाया और उसको प्लग में लगाया, बल्ब चालू किया, बल्ब चालू हो गया, लाइट जलने लगी। फिर आपने क्या किया, आपने 1 मीटर की जगह पर आपने अब की 1 किलोमीटर लंबा तार ले लिया। हमने कंपैरिजन करने के लिए काफ़ी लंबा तार माना है तो हमने 1 किलोमीटर लंबा तार ले लिया। अब 1 किलोमीटर लंबा तार लेंगे, अब हम जब उसको बल्ब चालू करेंगे तो आपका बल्ब पहले की अपेक्षा धीमा जलेगा, जो कि पावर सप्लाई में कोई चेंज हुआ नहीं। चेंज किस में हुआ, तार की लंबाई में। और तार की लंबाई आपने जैसे ही बढ़ाई वैसे ही क्या हुआ, विद्युत धारा का मान घटा, इसीलिए बल्ब आपका धीमे जला। और जब विद्युत धारा का मान आपका घट गया इसका मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के, अनुक्रमानुपाती हो गया। दूसरा, अगर बात करें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, तो इसको आप समझिए, जब भी आप घर में वायरिंग करवाते हैं तो आप तार की मोटाई ज़रूर देखते हैं। तार जितना मोटा होगा उतना अच्छा होगा। अब ऐसा क्यों, तो आप ये मान लीजिए तार जो है आपका वो हाईवे और इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो कार है जो उस हाईवे पे गति करेगी। अब आप खुद सोच के चलिए, मान लीजिए आप ही को रोड पर गाड़ी चलानी है तो आप एक्सप्रेस वे पे चलाएंगे तो ज़्यादा तेज़ चलेगी, कि आप स्टेट हाईवे पे चलाएंगे तो ज़्यादा तेज़ चलेगी, या गांव की रोड पे चलाएंगे तो ज़्यादा तेज़ चलेगी। सिंपल सी बात है, साइज़ मैटर करता है। रोड का कितना बड़ा साइज़ इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए कितना एरिया पर्याप्त मिल रहा है, तो जितना मोटा आपका तार होगा उतना ज़्यादा एरिया मिलेगा इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए। अतः इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, उसका प्रतिरोध कम होगा और वो अच्छी प्रकार गति कर पाएगा। इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी प्रतिरोध कम लगेगा। आप अगर देखें तो जैसे हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मोहनलालगंज से मान लीजिए पावर सप्लाई आ रही है। अब अगर मोहनलालगंज से डायरेक्ट पावर सप्लाई मान लीजिए निगोहा में अगर आती तो यहाँ तक आते आते पावर सप्लाई बहुत डाउन हो जाती। वो पावर सप्लाई डाउन ना हो इसीलिए जगह जगह पर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जो वापस से पावर सप्लाई को उतने ही वोल्ट पर और आपका बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए आपने देखा जगह जगह पर ट्रांसफार्मर, अगर ऐसा ना हो तो ट्रांसफार्मर ना लगाए जाएं, डायरेक्ट पावर सप्लाई हो। तो ये समझने वाली बात थी। इसी तरह आंतरिक प्रतिरोध में जो स्मॉल एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूर दो इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा दूर आयन को या इलेक्ट्रॉन को सफ़र करना पड़ेगा, किसमें, वैद्युत अपघट्य में। और जब वैद्युत अपघट्य में वो ट्रैवल करेंगे तो उनको अवरोध ज़्यादा लगेगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों फॉर्मूले कंपैरिजन करके पढ़ें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा समझ पाना इनको। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक जितना पढ़ा इसको हमको लिखना नहीं है, अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसको हम नोट्स में लिखेंगे। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो आपका है टॉपिक है वो है सेलों का संयोजन। आपके पहले कोर्स में 3 प्रकार का संयोजन था। पहला संधारित्र का संयोजन, दूसरा आपका प्रतिरोध का संयोजन और तीसरा सेलों का संयोजन। प्रतिरोध के संयोजन को इस साल कोर्स से हटा दिया गया है तो उसको हमने पहले संधारित्र का संयोजन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। अब सेलों का संयोजन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और तीसरा मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम समांतर क्रम तो आपने पढ़ रखा है कैसा होता है। मिश्रित क्रम का मतलब क्या है
इसमें कुछ श्रेणी में होंगे और कुछ समांतर में होंगे। जब दोनों प्रकार के क्रम मिला दिए जाते हैं तो उसको मिश्रित क्रम संयोजन कह दिया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है बाई फिगर अगर हम समझें तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो बॉक्स है आपको बताया गया है, बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। तो देखिए एक सेल फिर दूसरा सेल और इसी तरह लिखा है एन सेल, यानी एक के बाद एक कितने सेल लगे हैं, एन सेल लगे हैं, जो किस में लगे हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब यही तो होता है इन सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक। और इन सेल में एक क्वालिटीज होती है जब भी हम दो सेलों को अटैच करते हैं, वो आप समझिएगा, प्लस का सिरा माइनस से जुड़ता है, विपरीत सिरे आपस में। अगर आप इस सेल को समझे तो सेल का जो बड़ा लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है प्लस को और छोटी लाइन रिप्रेजेंट करती है माइनस को। फिर देखिए ये प्लस और ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस। तो देखिए इस सेल का माइनस दूसरे सेल के प्लस से जुड़ रहा है, फिर इस सेल का माइनस दूसरे सेल के प्लस से जुड़ रहा है। तो इस तरह जब आपका सेल जुड़ते हैं तो उस तरह सेलों के संयोजन को कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। इस फिगर में देखते हैं एन सेल जुड़े हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध कितना है आपका आर, और आपका बाह्य प्रतिरोध एक लगा हुआ है आपका कैपिटल आर। इन सारी बातों को हम आगे चल के थ्योरी पे लिख लेते हैं। तो थ्योरी में हमने लिख लिया, माना एन एक समान सेल जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, जितनी चीज फिगर में थी उसको हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। तो एन सेल है, सबका ई है, तो ई प्लस ई कितनी बार, एन बार जुड़ जाएगा, हो जाएगा एन ई। इसी तरह अगर सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध देखें तो यहाँ पर सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध का सीरीज के फॉर्मूले में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो आर प्लस आर, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ये एन बार जोड़ा गया है इसीलिए हो जाएगा ये एन आर। अब ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध कुल। अगर कुल प्रतिरोध की बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है आपका एन आर और बाह्य प्रतिरोध कितना है कैपिटल आर। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है वो देखते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बराबर हमने पढ़ा है, अगर ओम्स लॉ से बात करें तो आई बराबर बनता है वी बाई आर, जहाँ वी क्या होता है विभवांतर और आर क्या होता है प्रतिरोध। तो जब इसको विद्युत वाहक बल के रूप में चेंज करते हैं तो वी बन जाता है ई और आर कुल प्रतिरोध बन जाएगा। तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध वैल्यू रख दी गई एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ये आपका हो गया फॉर्मूला, जो डेरिवेशन हमको करना था श्रेणी क्रम का वो कंप्लीट हो गया। अब ये समझिए इस तरह का संयोजन होता कहाँ है। आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी रिमोट की बात करें, किसी रिमोट में सेल लगाए जाते हैं तो वहाँ भी आपके वो सेल श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, जब भी हम किसी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी पावर, जो सेल की पावर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर हम सेल की पावर बढ़ानी है तो हम उन सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं, आपका श्रेणी क्रम में। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों ने कभी, जो पहले टाइम में बीच में चला था, गोबर में आपके जो सेल होते हैं बड़े वाले सेल, उनको जब गाड़ के बल्ब जलाया जाता था तो कई सारे सेलों को ग्लास में गोबर भर के गाड़ते थे, नमक डालते थे उनमें और उनको सीरीज में जोड़ते थे। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, हर सेल में बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न हो रही। मान लेते हैं हाँ, एक सेल में 2 वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और हमने 5 सेलों को अगर साथ में जोड़ दिया तो ऊर्जा हमारी 10 वोल्ट हो जाएगा, यानी विभवांतर 10 वोल्ट हो गया। तो हमने छोटे छोटे सेलों को जोड़कर बहुत ज़्यादा विभवांतर बना लिया, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं श्रेणी क्रम का। अगला समझते हैं दूसरा आपका है समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, इसका अगर फिगर देखें तो समांतर क्रम संयोजन आपने पढ़ा ही हुआ है, एक के ऊपर एक लगे होते थे। यहाँ पर इस फिगर में देखिए दिखाया गया है
एक ये, एक ये, एक ये, और लिखा गया n सेल, मतलब इस तरह कितनी लाइनें होंगी, n लाइनें होंगी। R इनका आंतरिक प्रतिरोध है। अब इसको कैसे समझते हैं? जब भी हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, तो प्लस वाले सारे साइड एक साथ जुड़े होते हैं। ये देखिए, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। और यहाँ पर ये जो आपके, दोबारा से लिख के साफ साफ समझते हैं, बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करती है प्लस को और छोटी लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है ये माइनस को। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। देखिए, सारे प्लस आपस में जुड़ रहे हैं और सारे माइनस आपस में जुड़ रहे हैं। तो इस तरह का जब भी संयोजन होगा तो इस तरह के संयोजन को कहा जाता है आपका समांतर क्रम संयोजन। फिगर दे रखा है, इसी फिगर को थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं और आगे समझते हैं। लिख लिया, माना n एक समान सेल जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। संयोजन का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। सेम थ्योरी है, वो श्रेणी में था, ये समांतर में। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा वो समझना। जब भी हम सेलों को इस रूप में जोड़ते हैं आपका, तो उनका जो विद्युत वाहक बल है वो नहीं बढ़ता, उनकी टाइम लिमिट बढ़ जाती है। यानी इस तरह सेलों को जोड़ने पर वो उतने ही वोल्ट के रहेंगे। यानी अगर मान लेते हैं हम 2-2 वोल्ट के 5 सेल अगर हम लोग जोड़ देते हैं समांतर क्रम में, तो वो 2 ही वोल्ट के रहेंगे। बस अब उनकी इफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर पहले सेल 1 घंटा चलता था, तो अब क्योंकि 5 सेल जोड़ दिए तो वो 5 घंटे चलेंगे। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ आपका, कि अगर हमको ज़्यादा वोल्ट चाहिए तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, पर उसमें टाइम लिमिट नहीं बढ़ती। अगर हमको उतना ही वोल्ट चाहिए पर ज़्यादा देर के लिए चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम उनको जोड़ देते हैं, किसमें, सीरीज में, उसमें समांतर क्रम में पैरेलल जोड़ देते हैं। तो इनका सेलों का विद्युत वाहक बल E होगा। इसको अगर बाई फिगर भी है तो वो भी अभी समझा देंगे। यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध, मान लिया कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R EQ। EQ यहाँ पे मतलब है इक्वल, EQ बेस में लिखा गया, उसका मतलब है इक्वल, यानी कुल कितना आंतरिक प्रतिरोध है उसको निकालने के लिए। क्योंकि सब समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए आपका फॉर्मूला 1/R वाला चलेगा। जब आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। कितनी बार है, n बार, तो प्लस प्लस करके n बार जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका n/R। और रिवर्स कर देंगे तो R EQ बराबर हो जाएगा R/N। ये हो गया कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, यानी R/N प्लस R। फिर से वही फॉर्मूला, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी गई तो I बराबर हो गया E/R/N प्लस R। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तीसरा क्रम जो है इसका मिश्रित क्रम, उसको आप नोट करके रखिएगा। वो 2005 में आपका 5 नंबर का पूछा गया है, सिर्फ एक बार। तो उसको हम कराएंगे, पर आपका ऑनलाइन क्लासेस में उसके फिगर को समझा पाना या उसके कैलकुलेशन को समझा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आप उसको हेडिंग डाल के रखिएगा या आप याद रखिएगा कि ये टॉपिक बचा है। जब हमारे कॉलेज रीओपन होंगे तो उस समय आपको वो टॉपिक समझाया जाएगा, जिससे आपको पूरी तरह से वो टॉपिक समझ आ पाए। क्योंकि उसका फिगर और डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है और 5 नंबर में पूछा गया है। तो अब एक बार फिगर से इस बात को दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो फिर से एक बात वो क्लियर करो, अगर हम विद्युत वाहक बल की बात करते हैं या विभवांतर की बात करते हैं, तो वो आपका देखा जाता है कि उनके ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या हैं। तो अगर हम इस केस में देखें तो इनके ज्वाइनिंग पॉइंट देखिए ये हैं, सबके ज्वाइनिंग पॉइंट सेम है। चाहे इस सेल की बात करें, इस सेल की बात करें या इस सेल की बात करें, जब ज्वाइनिंग पॉइंट सेम होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी सेम होता है। यानी ई सबका विद्युत वाहक बल है तो रिजल्टेंट भी ई ही होगा। जबकि जो पीछे वाला आपका जो डेरिवेशन था, जो ये फिगर आपका बना हुआ है, इस फिगर में अगर हम देखें
तो पहले सेल का ज्वाइनिंग पॉइंट देखिए आपका ये है, अलग है। दूसरे सेल का ज्वाइनिंग पॉइंट अलग है। तीसरे सेल का ज्वाइनिंग पॉइंट अलग है, इसीलिए इनका रिजल्टेंट भी अलग होगा। इसीलिए हमने n बार जोड़ दिया और NE बना दिया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको आप व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर मैसेज कर पूछ सकते हैं।